4 मार्च 2022 रूस यूक्रेन युद्ध का 9वां दिन चल रहा है। दोनों पक्षों की आपसी बैठकों, सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग्स और यूनाइटेड नेशंस की कड़ी निंदा के बावजूद रूस का हमला जारी है। यूक्रेन संघर्ष कर रहा है, लेकिन संघर्ष से कब तक काम बनेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। बात तो बातचीत की मेज पर भी नहीं बन रही है। 3 मार्च को रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे राउंड की बैठक हुई। इसमें कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, हालांकि संघर्ष विराम पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सका। मतलब ये कि तबाही चलती रहेगी। आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन के बीच दूसरे राउंड की बातचीत में क्या निकला, यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के कब्जे की पूरी कहानी क्या है और किन किन तरीकों से रूस यूक्रेन युद्ध रुक सकता है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स यानी बोलने वाली किताबों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। हाल फिलहाल दुनिया भर में युद्ध की चर्चा जोरों पर है। युद्ध सब कुछ मिटाने की बात करता है, जबकि शांति में चिरकाल तक कायम रहने की ललक होती है। युद्ध के दौर में शांति की महत्ता समझने का मन हो तो आपके लिए एक काम की खबर। कुकू एफएम पर आपको गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद समेत कई महान विभूतियों की जीवन गाथाएं मिल जाएंगी। सुनिए, समझिए और अपने आप को समृद्ध करते जाइए। कुकू एफएम पर ललन टॉप के दोस्तों के लिए एक खास ऑफर भी है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। करना बस इतना है कि सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड डालना है। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पहुंचिए। हम चलते हैं अपने शो की तरफ। 3 मार्च को रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे राउंड की बैठक हुई। पहले राउंड की बातचीत 28 फरवरी को हुई थी यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर। इसमें यूक्रेन ने मांग रखी थी कि रूस तत्काल प्रभाव से हमला बंद करे और यूक्रेन की सीमा से अपने सैनिक निकाल ले। रूस ने ऐसा करने से मना कर दिया। पहले राउंड की मीटिंग बेनतीजा रही थी। उसके बाद दोनों तरफ के प्रतिनिधि वापस लौट गए थे। 3 मार्च को वे दोबारा इकट्ठा हुए बेलारूस के ब्रेस्ट शहर में। दूसरे राउंड की बातचीत का क्या नतीजा निकला? बैठक खत्म होने के बाद यूक्रेन के एक प्रतिनिधि मिखाइल पोदोलिएक ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, समझौते का दूसरा दौर खत्म हो चुका है। दुर्भाग्यवश नतीजा यूक्रेन के मनमाफिक नहीं रहा। इसमें सिर्फ मानवीय कॉरिडोर को लेकर बात बन पाई। ये कॉरिडोर तय इलाकों में तय अवधि के लिए ही काम करेगा। इसकी अवधि में लोगों को बाहर निकलना होगा। उस दौरान कोई भी पक्ष हमला नहीं करेगा। दोनों पक्षों में हिंसा पर पूर्ण लगाम लगाने पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? दूसरे राउंड की बैठक में यूक्रेन की मांग थी कि रूस तुरंत अपना हमला रोक दे, युद्ध विराम के लिए राजी हो जाए और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने दे। 28 फरवरी की बैठक में यूक्रेन के सुर कुछ अलग थे। उस दौरान यूक्रेन ने कहा था कि रूस उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपने सभी सैनिक निकाले। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से उसका मतलब क्रीमिया, सेवेस्तोपोल, लुहांस्क और दोनेत्स्क से था। क्रीमिया और सेवेस्तोपोल पर रूस ने 2014 में कब्जा किया था, जबकि फरवरी 2022 में उसने लुहांस्क और दोनेत्स्क की आज़ादी को मान्यता दी थी। इन्हीं दोनों इलाकों में कथित नरसंहार का आरोप लगाकर रूस ने अपनी सेना भेजी। फिर 24 फरवरी को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया था। रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज किए बिना पीछे नहीं हटेगा। 3 मार्च को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी यही बात दोहराई। विदेशी पत्रकारों से बात करते हुए लावरोव ने कहा कि रूस नेगोशिएट करने के लिए तैयार है, बशर्ते यूक्रेन की जिस किसी सैन्य संरचना से रूस को खतरा है उसको खत्म कर दिया जाए। इससे पहले पुतिन यूक्रेन पर हमला रोकने की 3 शर्तें बता चुके हैं। क्या क्या वो शर्तें हैं? पहली शर्त, यूक्रेन क्रीमिया और सेवेस्तोपोल पर रूस की संप्रभुता को स्वीकार ले। 2014 में कब्जे के बाद रूस ने इन दोनों इलाकों में जनमत संग्रह कराया था और फिर उन्हें रूस का प्रांत घोषित कर दिया। यूक्रेन और इंटरनेशनल कम्युनिटी के बाकी देश इस ऐलान को अवैध बताते हैं। दूसरी शर्त, यूक्रेन की सैन्य क्षमता कम की जाए, उसके पास ऐसे हथियार ना हो जिससे रूस की संप्रभुता पर खतरा आए। तीसरी शर्त, यूक्रेन अपनी तटस्थता तय करे, वो यूरोपियन यूनियन या नेटो की सदस्यता लेने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दे। रूस अपनी शर्तों पर कायम है और यूक्रेन भी, दोनों ही झुकने के लिए तैयार नहीं है। 3 मार्च को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह बात दोहराई भी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का डीमिलिटराइज करने का कोई प्लान नहीं है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को चेतावनी भी दी। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने पुतिन को संबोधित करते हुए कहा, आपने यूक्रेन के साथ जो किया है उसकी पूरी कीमत
चुकानी पड़ेगी। हम अपने लोगों की कुर्बानी कभी नहीं भूलेंगे, ईश्वर भी इसे याद रखेगा। ज़ेलेंस्की ने पुतिन से मिलने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि मैं पुतिन से बात करने के लिए तैयार हूं। इस प्रस्ताव पर रूस का अभी कोई बयान नहीं आया है। हमला शुरू होने के तुरंत बाद भी ज़ेलेंस्की ने मॉस्को फोन लगाया था, लेकिन उस समय पुतिन ने उनसे बात नहीं की थी। 3 मार्च को रूस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी हुई। इसमें पुतिन ने कहा कि सब प्लान के मुताबिक जा रहा है। वे अपने सैनिकों को तब तक वापस नहीं बुलाएंगे जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। इन सबके बीच में ज़ेलेंस्की ने नेटो से अपील भी की है। इस पूरे झगड़े की जड़ में नेटो की मेंबरशिप है। नेटो यूक्रेन को हथियारों की मदद तो भेज रहा है, लेकिन वो सीधी लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की इसको लेकर नाराज दिखे। उन्होंने नेटो को कहा था कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दे। अगर इसका पालन किया जाए तो रूस अपने फाइटर जेट्स या मिसाइलें यूक्रेन में नहीं भेज सकता है। नेटो ने कहा कि हम घोषित तो कर दें, लेकिन उसका पालन कौन कराएगा? अगर हमने किसी रूसी प्लेन को मार गिराया तो हम सीधे लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। नेटो का अभी तक ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। इससे नाराज और भावुक ज़ेलेंस्की ने कहा, मैं हमेशा से कह रहा हूं, अगर आप अभी आसमान को बंद नहीं कर सकते तो मुझे एक टाइमलाइन दे दीजिए। अगर आप टाइमलाइन भी नहीं दे सकते तो ये बता दीजिए कि कितने लोगों की मौत के बाद आप ऐसा करेंगे। मैं गिनती पूरी होने तक इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि नो फ्लाई जोन घोषित होगा। अगर आप में ऐसा करने का हौसला और ताकत ना हो तो मुझे फाइटर प्लेन्स दे दीजिए। उन्होंने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि यूक्रेन के इतिहास को 300 स्पार्टन्स की दंतकथा के तौर पर याद रखा जाए। मैं शांति चाहता हूं। ज़ेलेंस्की की मांग का असर क्या होगा? आज यानी 4 मार्च को ब्रुसेल्स में नेटो की सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इसमें फिनलैंड, स्वीडन और यूरोपियन यूनियन भी शामिल होंगे। बैठक में यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने और फाइटर प्लेन्स देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि मीटिंग से पहले ही कई सदस्य देश इसको लेकर आपत्ति जता चुके हैं। उनका कहना है कि नेटो को इस विवाद का दायरा बढ़ाने से बचना चाहिए। मतलब ये कि यूक्रेन के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। नेटो की बैठक से क्या निकलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। हमले के 9वें दिन रूस की गोलीबारी में यूक्रेन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। ज़ोपेजिया नाम का ये पावर प्लांट यूक्रेन के दक्षिणी भाग में है। विवादित डोनबास इलाके से 200 किलोमीटर की दूरी पर यह प्लांट 1984 में सोवियत संघ के दौर में बनना शुरू हुआ और इसका काम 1995 में पूरा हुआ। तब तक यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हो चुका था। ज़ेपोरिया दुनिया का 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूरोप में पहले नंबर पर आता है। इसमें 6 संयंत्र है। हर संयंत्र में 950 मेगावाट बिजली बनती है। पूरे प्लांट से 5700 मेगावाट। इतनी बिजली 40 लाख घरों को रोशन करने के लिए काफी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पावर प्लांट में सुबह के 2 बजे के आसपास आगजनी की खबर आई। प्लांट के एक कर्मचारी ने टेलीग्राम के जरिए जानकारी दी। बाद में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने इसका आरोप रूसी सेना पर लगाया। इसके बाद न्यूक्लियर रेडिएशन की चर्चा भी होने लगी। यूक्रेन में 1986 में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हादसा हो चुका है। इस हादसे के चलते हजारों लोग मारे गए, लाखों को विस्थापित होना पड़ा था। हालांकि ज़ेपोरिया पावर प्लांट की आग तुरंत ही बुझा ली गई। यूक्रेनी अधिकारियों ने साफ किया कि फिलहाल रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। इसी घटना का एक दूसरा वर्जन भी है, रूस का। रूस ने दावा किया कि ज़ेपोरिया पावर प्लांट पिछले 1 हफ्ते से उनके नियंत्रण में है। अब तक ये नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 4 मार्च की सुबह कुछ लोगों ने पावर प्लांट पर पेट्रोल बम से हमला किया था। उनकी पेट्रोल गार्ड से भिड़ंत भी हुई। किसका दावा सच है और किसका झूठ, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। अगला विषय, ये एक सवाल से जुड़ा है। ये सवाल आपके मन में भी चल रहा होगा कि रूस यूक्रेन का युद्ध आखिर रुकेगा कैसे? इस युद्ध को रोकने का रास्ता है क्या? विदेश मामलों के जानकारों की मानें तो 5 स्थितियों में यह युद्ध रुक सकता है। पहला, यूक्रेन इस युद्ध को लंबा खींचे, वो रूस के प्लान को कामयाब ना होने दे। पुतिन कीव में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। उनका इरादा एक ऐसी सरकार बिठाने का है जो उनके इशारों पर काम करे। यूक्रेन की सेना और वहां की जनता रूस से लोहा लेने के लिए तैयार है। इसके चलते रूस को अभी तक मनचाहा परिणाम नहीं मिल सका है। अगर तत्काल कोई नतीजा नहीं निकलता है तो रूस के खजाने पर इसका उल्टा असर पड़ेगा। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद रूस की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। युद्ध का लंबा खिंचना उनके लिए और नुकसानदेह होगा और उन्हें हार कर सेना वापस बुलानी पड़ सकती है। सोवियत संघ ने 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर हमला किया था। 10 साल तक चले युद्ध के बाद उन्हें हार कर वापस लौटना पड़ा था। इस युद्ध ने सोवियत संघ की बची कुची शक्ति भी छीन ली। अंततः 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। अब दूसरा रास्ता यह है कि रूस अपने मकसद में कामयाब हो जाए, वो यूक्रेन में कठपुतली सरकार बिठा दे। हालांकि इस सरकार को समर्थन मिलना मुश्किल होगा। नवंबर 2013 में यूरोमैदान प्रोटेस्ट के दौरान लोगों ने रूस समर्थित राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था।
तीसरा रास्ता पुतिन की कुर्सी से होकर जाता है। रूस में भले ही पुतिन का प्रत्यक्ष विरोध कम हो, लेकिन अंदर खाने में नाराज लोगों की संख्या कम नहीं है। जानकारों का कहना है कि पुतिन जिस तरह हंटर से लोगों को हाँकते हैं, उससे नाराजगी बढ़ रही है। ये तब देखने को मिला जब सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में उन्होंने विदेशी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर सर्गेई निरिश्किन को हड़का कर चुप करा दिया था। अगर नाराजगी पनपी और पुतिन का तख्ता पलट हुआ तो नई सरकार युद्ध रोक सकती है। ये बस एक संभावना भर है, इस संभावना में कितना दम है ये देखने वाली बात होगी। चौथा रास्ता युद्ध के दायरे में विस्तार से होकर जाता है। रूस का लॉन्ग टर्म में झगड़ा नेटो से है। पुतिन नेटो को रूस की सीमा तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं। इसके लिए वे बफर जोन्स को बरकरार रखना चाहते हैं। अगर नेटो का रूस से सीधा झगड़ा होता है तो सब एक बार में तय हो जाएगा, लेकिन ऐसे युद्ध से हुई बर्बादी कल्पना से परे है। नेटो के कई देश और रूस परमाणु शक्ति से सुसज्जित हैं। अगर नेटो और रूस का सीधा झगड़ा होता है तो दुनिया को अभूतपूर्व तबाही के लिए तैयार रहना होगा। पांचवा रास्ता बातचीत की मेज पर है। दुनिया की लगभग सारी लड़ाइयां अंत में बात करके ही सुलझाई गई हैं। नेताओं को इतिहास पर गौर करने और उससे सबक लेने की जरूरत है ताकि इतिहास को दोहराए जाने से रोका जा सके। ये सारी संभावनाएं भविष्य और नेताओं के मस्तिष्क के गर्त में हैं। आगे जो कुछ भी होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमेशा की तरह आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। अब रूस यूक्रेन युद्ध के बाकी अपडेट्स जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने यूक्रेन में रूस के वॉर क्राइम्स की जांच करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 4 मार्च को काउंसिल में इस पर वोटिंग हुई थी। वोटिंग का नतीजा प्रस्ताव के पक्ष में गया। रूस यूक्रेन में सिविलियंस को निशाना बनाने के आरोपों से इनकार करता रहा है। रूस की संसद के निचले सदन ड्यूमा ने एक नया कानून पास किया है। इसके तहत रूसी सेना के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने वालों को 15 साल तक के लिए जेल भेजा जा सकता है। रूस में युद्ध के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पुलिस ने 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये कानून प्रोटेस्टर्स पर चाबुक चलाने के काम आने वाला है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के पेशावर की सफेद मस्जिद में जोरदार बम विस्फोट हुआ है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 30 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह धमाका उस वक्त हुआ जब जुबैरिया मदरसे के छात्र वहां पढ़ाई कर रहे थे। इन बच्चों को एक अफगान मूल के मौलवी शेख रहीमुल्लाह हक्कानी पढ़ा रहे थे। शेख को 2016 में भी मारने की कोशिश हो चुकी है। इस बार क्लास की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के दौरान ही आईईडी फट गया। हालांकि इसमें शेख की जान बच गई। पेशावर में स्टूडेंट्स पर इससे पहले बड़ा हमला दिसंबर 2014 में हुआ था। उस समय आतंकियों ने पेशावर आर्मी स्कूल में बम विस्फोट किया था। उस हमले में 143 लोग मारे गए थे। इनमें से अधिकतर स्कूल के स्टूडेंट्स थे। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।